वेलकम अगेन इन गैग मानसर ट्यूटोरियल्स। कंस्ट्रक्टर के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी 5 वीडियोस हैं, बट सपोज मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन करे हैं। सपोज आपसे इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं तो क्या आप इनका आंसर कर सकते हैं आफ्टर दैट 5 वीडियोस। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। Can we copy the values of one object into another using Java constructor? यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमने कुछ वैल्यूज कंस्ट्रक्टर में उस टाइम पास की थी। हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सेम वही वैल्यूज चाहते हैं जो पहले वाले ऑब्जेक्ट में थी। तो क्या हम पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज सेम वही वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी कर सकते हैं? सेकेंड देखिए, हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर ऑफ क्लास टाइप। यानी कि एक स्टूडेंट क्लास बनी हुई है, हमें उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है। हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके पैरामीटर में सेम वही क्लास का टाइप हो। यानी कि इंट, स्ट्रिंग ये सब नहीं चाहिए। स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास की टाइप का पैरामीटर हो। क्या ऐसा हो सकता है? डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स अ वैल्यू। हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, बट क्या ऐसा होता है सच में? कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता है या नहीं करता है? फोर्थ क्वेश्चन, कैन वी कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस के केस में सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास, क्या हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर ब्रैकेट सेमीकोलन? हाउ वी कैन कॉल सुपर क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं तो क्या उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वट मॉडिफायर्स कैन बी यूज विद कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के साथ कौन कौन से मॉडिफायर्स हम यूज कर सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग मैंने पुरानी जो 5 वीडियोज हैं उनके अंदर कवर नहीं किए थे, इसीलिए ये एक और नई वीडियो है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। यानी कि आफ्टर दिस वीडियो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। मैंने इनके लिए अलग अलग वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि ऑलरेडी 5 वीडियोस हैं हमारे पास। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं इनको एक ही वीडियो में मर्ज कर दूं, इसलिए ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें सीखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कॉपी करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सेकंड जो टॉपिक हम सीखेंगे कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर है। थर्ड जो टॉपिक है वो मॉडिफायर्स के ऊपर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है और नीचे एक स्टूडेंट क्लास है। सेम हमने वही सारी वैल्यूज ली हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। सेम वही इंट रोल है, स्ट्रिंग नेम है और यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहा है। और यहाँ पर एक फंक्शन भी बनाया हुआ है वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए, रोल नंबर की वैल्यू और नेम की वैल्यू, ताकि हमें बार बार डिस्प्ले कराने के लिए कोड ना करना पड़े। चलिए अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट obj1 रेफरेंस वेरिएबल है और यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं कुछ। ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज दे दी, एक ऑब्जेक्ट बन गया है और obj1 रेफरेंस वेरिएबल है और इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो obj1 डॉट ये जो नीचे डिस्प्ले मेथड है इसको कॉल करते हैं। ये जो डिस्प्ले मेथड है इसको कॉल कर लेते हैं, हमें बार बार डिस्प्ले का कोड नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया और एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पर वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं, ठीक है। और अब सपोज यहाँ पर हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें मुझे सेम यही वैल्यूज चाहिए। ये मैंने स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी हम यही एग्जांपल लेते आ रहे हैं, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। बट आप कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में वैल्यूज दी हैं वही सेम वैल्यूज आपको सेकंड ऑब्जेक्ट में भी चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? इस तरीके से
सेम वही वैल्यूज, ठीक है। तो हमें सेम वही वैल्यूज यहाँ पर भी देनी पड़ेंगी, एक ये तरीका है ये। लेकिन जो मुझे पॉइंट आपको बताना है वो ये बताना है कि हम यहाँ पर सेम वैल्यूज देने की बजाय इस पूरे के पूरे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं या एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इनको हटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इसका रेफरेंस ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं obj1। यानी कि obj1 की जो भी वैल्यूज है वो जिसको भी रेफर कर रहा है वो पूरा का पूरा रेफरेंस हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो इस टाइप की वैल्यू ले रहा हो। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि इंट और स्ट्रिंग दो वैल्यूज ले रहा है। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो obj1 टाइप की वैल्यू लेता हो। obj1 क्या है? स्टूडेंट टाइप का। यानी कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो स्टूडेंट टाइप की वैल्यू लेता हो। तो बस हमें वो कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर हमें पैरामीटर्स देने हैं, किस टाइप की वैल्यूज वो लेगा, वो स्टूडेंट टाइप की वैल्यू लेगा। स्टूडेंट टाइप की वैल्यू लेगा। क्लियर? यहाँ पर हम पैरामीटर हमने दिया है, पैरामीटर का ये जस्ट एक टाइप है। जैसे यहाँ पर इंट टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, सेम स्टूडेंट टाइप है। अब यहाँ पर स्टूडेंट टाइप की जब भी एक वैल्यू आएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एस है इसका नाम, तो एस का जो रोल नंबर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू दिस डॉट रोल में चली जाए। दिस मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। आप यहाँ पर बिना दिस के भी लिख सकते हैं। बिना दिस के इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे नाम सेम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप दिस जरूर डालिए। और ऐसे ही जो दिस डॉट नेम वाला पार्ट है उसमें जो भी हमारे पास रेफरेंस आया है उसका नेम वाला पार्ट उसकी वैल्यू चली जाए। बस हमें इतना काम करना है। यहाँ पर दोबारा देखिए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि स्टूडेंट टाइप की वैल्यू ले रहा है। अभी तक इंट, स्ट्रिंग, लॉन्ग ये सब चीजें हमने देखी थी, बट हमने यहाँ पर जो क्लास है सेम उसी की टाइप की वैल्यू ली है। तो बस हमें उसका जो रोल नंबर वाला पार्ट है उसको दिस डॉट रोल में ट्रांसफर करवाना है, जो नेम वाला पार्ट है वो नेम वाले पार्ट में चला जाए। तो हमने बस इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल किया है। ये देखिए पहले यहाँ पर एरर आ रही थी, अब वो रिमूव हो गई क्योंकि सेम टाइप का कंस्ट्रक्टर इसको मिल गया है। अब होगा क्या, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो obj1 एक ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसमें 101 और विकास वैल्यू है उसको obj1 रेफर कर रहा है, तो पूरे का पूरा रेफरेंस यहाँ हमने इसको पास करवा दिया है। तो जब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पूरे का पूरा रेफरेंस s में आ जाएगा, और s में आने के बाद जो रोल नंबर वाला पार्ट है जिसमें कि ऑलरेडी 101 था वो नए ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो विकास वैल्यू है वो भी नए ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो बस हम इसको सेम डिस्प्ले करवा कर देख लेते हैं कि क्या सच में ट्रांसफर हो गई हैं वैल्यूज। सॉरी ट्रांसफर नहीं, सेम वैल्यूज कॉपी हो गई है। आप इसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे, वैल्यूज को कॉपी करना कहेंगे। देखिए सेम वैल्यूज आ गई हैं। तो ये एक तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको कॉपी किया है दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है कि आप सेम जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसकी सेम वैल्यूज अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि क्या कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तब हम इसका आंसर देते हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे कि मेथड बनाते हैं, मेथड में हमेशा रिटर्न टाइप लिखा जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता, यानी कि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस, कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स अ वैल्यू, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये इसका आंसर कैसे बना, देखिए जब हम न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं आगे। सपोज मैंने ये लाइन लिखी यहाँ पर। जब हम न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है। अभी आप इस पार्ट को मत देखिए, अभी आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट। जब हम न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाती हैं, तब सिर्फ इतना पार्ट होता है। ये जो लेफ्ट साइड का ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ ये क्रिएट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ने एक इंस्टेंस रिटर्न करा, एक तरीके का एक रेफरेंस रिटर्न करा। उसी रेफरेंस को हमने OBJ1 में स्टोर कराया है। अगर यहाँ से कुछ रिटर्न होकर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे कैसे स्टोर कराएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं int I इक्वल टू 10। ये देखिए अब यहाँ पे 10 वैल्यू है, तभी तो वो I में गई है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता राइट साइड में, तो I में हम क्या लेके जाते। अगर राइट साइड में कुछ वैल्यू है तभी वो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हुई है, असाइन हुई है। सेम इसी तरीके से अगर ये लेफ्ट साइड में कुछ होगा ही नहीं तो OBJ1 में आएगा क्या, OBJ1 में क्या असाइनमेंट होगा, क्या ट्रांसफर होगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये इनिशियलाइजेशन करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका इंस्टेंस रिटर्न करता है, और उसी इंस्टेंस का रेफरेंस हम OBJ1 में लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स अ वैल्यू, कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस रिटर्न करता है जिसको हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में सेव करवाते हैं, ताकि हम इसका यूज करके आगे अपना काम कर सके। लेकिन इस इंस्टेंस को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम अपने कोड में इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ यहाँ पर असाइन करवाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे अलग से रेफरेंस मिल जाएगा और उसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। नहीं, आप उसको यूज नहीं कर सकते। बस वो रिटर्न जरूर करता है, लेकिन वो इंटरनली रिटर्न करता है, आपको विजिबल नहीं होगा। आप बस उसको एक रेफरेंस में स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप ये थोड़ा बहुत पॉइंट आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि इनहेरिटेंस के केस में जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो सुपर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है। हम ऑलरेडी सेम क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ सीख चुके हैं कंस्ट्रक्टर की वीडियो में। यहाँ पर हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या है ये सब चीज़ें। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मिनिमम से मिनिमम चीज़ें यहाँ पर ली हैं हमने, ताकि आपको कोडिंग में प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्लास A है और उसके अंदर एक 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है और एक मैसेज प्रिंट हो रहा है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A। क्लास B है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है 0 पैरामीटर का, मैसेज है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास B। क्लास स्टूडेंट है, तीसरी क्लास है एक, उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है 0 पैरामीटर का, मैसेज है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट। यानी कि तीनों ही क्लासेस में एक एक कंस्ट्रक्टर है 0 पैरामीटर का। अब देखिए
स्टूडेंट क्लास बी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि बी क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी स्टूडेंट के पास आ जाएगी, और बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि ए की सारी फंक्शनैलिटी बी क्लास के पास आ जाएगी। आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, obj1 रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे 0 पैरामीटर का, तो फोकस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैसेज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट का प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऊपर की जो क्लासेस है उनका भी मैसेज प्रिंट हो रहा है। ये जो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर ये इसीलिए रन हो गए, इसीलिए एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर हम इनहेरिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सुपर ब्रैकेट ये लाइन अपने आप आ जाती है। जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनता है, तो ये लाइन भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इसका मतलब क्या है कि सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना। देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट है, इसके अंदर 0 पैरामीटर्स हैं, यानी कि सुपर क्लास का 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना। ये लाइन हम लिखें या ना लिखें, अगर इनहेरिटेंस होता है तो ये लाइन अपने आप आ जाती है, यानी कि यहाँ पर भी ये लाइन होगी और यहाँ पर भी ये लाइन होगी। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट बी को एक्सटेंड कर रहा है, तो स्टूडेंट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर ये सुपर ब्रैकेट सेमीकोलन, यानी कि सुपर क्लास का 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमने ये लाइन नहीं लिखी थी, लेकिन जब हमारी जो डॉट जावा फाइल थी, जो जब बाइनरी कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हुई, तो ये लाइन अपने आप आ गई थी। इसलिए हमारे जो आउटपुट है वो ये आया, पहले कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, फिर क्लास बी का, और फिर स्टूडेंट क्लास का। यानी कि जब हमने अपनी क्लास का ये कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो यहाँ से फोकस यहाँ पर आया, कर्ली ब्रेसिस के अंदर आए, तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली। और सुपर क्लास कौन सी है, क्लास बी, स्टूडेंट क्लास की सुपर क्लास है बी, तो फोकस कहाँ चला गया, सुपर क्लास के 0 पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर पे, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटर का। और जब इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आए तो फिर से वही लाइन थी, क्योंकि यहाँ पर भी इनहेरिटेंस हो रहा था, तो इसकी सुपर क्लास कौन सी है, ए क्लास, और उसका 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आए तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। फोकस दोबारा वापस यहाँ पर आया, फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस क्लोज, तो फोकस दोबारा यहाँ वापस आया, तो कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। क्लियर। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये तो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, बट सपोज वी हैव पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। अब मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके लिए देखिए, हम यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं बी क्लास में, बी क्लास का एक पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर हम ये बना देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें पैरामीटर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर पैरामीटर है int टाइप का एक, तो यहाँ पर कुछ भी एक int टाइप की वैल्यू दे दीजिए, तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखिए, रन करके देखते हैं। देखिए, आ गया आउटपुट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, यानी कि
इनहेरिटेंस के केस में सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, यानी कि ये जो लाइन है ये आप लिखें चाहे ना लिखें अपने आप आ जाती है। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो आपको ये लाइन खुद मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सुपर क्लास का। अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो ये लाइन आपको खुद मेंशन करनी पड़ेगी। और सेम जैसे हमने दिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये लाइन भी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। कर्ली ब्रेसेस के बाद सबसे पहले यही लाइन होनी चाहिए। देखिए हम इसको कट करके यहां से यहां लिख के देखते हैं, एरर आ जाएगी। कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। आई होप ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ये क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट इसी में ही एक छोटा सा पॉइंट मुझे और आपको बताना है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आया था अभी यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी और कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट। यानी कि ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ था ऑब्जेक्ट बनाने पे, कर्ली ब्रेसिस के अंदर गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सुपर क्लास का, यानी कि फोकस गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहां से हम कर्ली ब्रेसिस से अंदर आए तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए थी, क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। ये लाइन क्यों प्रिंट हुई? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में हमने ये चीज नहीं लिखी थी। अगर हम इसको हटा दें ये बाय डिफॉल्ट आती है, यानी कि सुपर क्लास का जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में भी सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है कि नहीं होता, ये पॉइंट है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो सुपर क्लास का जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया तो। यानी कि ये लाइन यहां पर भी है और ये लाइन यहां पर भी है, ये अपने आप आई है। ये इसको हटा देते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर ये लाइन अपने आप आएगी अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो चाहे वो जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, इनहेरिटेंस के केस में सुपर क्लास का जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फर्स्ट लाइन, सबसे पहली लाइन आएगी, अपने आप आएगी अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया। तो आई होप ये आपको सुपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करना है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें मैंने 3-4 छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको। आप उनमें से अगर आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक देखिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कौन कौन से मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। सपोज आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द मॉडिफायर्स वी कैन यूज विद कंस्ट्रक्टर, तो वो देखिए कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ यही जो मॉडिफायर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वही यूज कर सकते हैं। पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं जैसा कि अब तक हम यूज करते आ रहे हैं, अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट है। तो यही मॉडिफायर्स यूज हो सकते हैं, इनके अलावा हम कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हम हटा देते हैं, सिंपल बना लेते हैं इसको बिल्कुल। ये सब कोड मैंने यहाँ से हटा दिया। तो सिंपल सी क्लास है हमारी, यहाँ पर स्टूडेंट क्लास है, इसके आगे ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब देखिए अगर हम इसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये इसके आगे डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, बट इसके आगे मैंने लिखा यहाँ पर पब्लिक, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आ रही है। एंड इसके आगे हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। और सपोज हमने यहाँ कर दिया प्राइवेट, प्राइवेट भी इसके आगे हम यूज कर सकते हैं। तो ये वैसे 3 है बट अगर हम कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ जो है वो डिफॉल्ट है। तो ये 4 मॉडिफायर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर हम कुछ भी मेंशन करेंगे यहाँ पर
सपोज हमने यहाँ कर दिया फाइनल, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड, स्टैटिक नॉट अलाउड, कुछ भी हम इसके अलावा लिखेंगे तो वो नॉट अलाउड, यानी कि सिर्फ 4 ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारे हैं पैकेज से रिलेटेड। जो पैकेजेस का कॉन्सेप्ट है वो जब तक क्लियर नहीं होगा आपको ये सारे क्लियर नहीं होंगे। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं करेंगे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको एक एक पॉइंट में इनका मीनिंग बता देती हूँ। अगर हम पब्लिक मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो पब्लिक का मतलब कि हम कहीं भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर अगर पब्लिक है तो कहीं भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, पब्लिक मीन्स हम कहीं भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अगर उसका कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, पैकेज के अंदर पैकेज के बाहर कहीं भी। और अगर डिफॉल्ट है, अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है उस कंस्ट्रक्टर के आगे, तो उसका मतलब कि हम सिर्फ विद इन दी पैकेज ही हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद इन दी पैकेज। क्लियर? थर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स कि विद इन दी सेम पैकेज हम कहीं भी उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ पैकेज अगर चाइल्ड क्लास है तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर? प्रोटेक्टेड मीन्स विद इन द पैकेज एंड चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड ऑफ द पैकेज। क्लियर? और अगर प्राइवेट है सिर्फ उसी क्लास के अंदर, ओनली विद इन दी क्लास, क्लास के बाहर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अगर है तो आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है जस्ट एक लाइन में आपको बता दिया है, क्योंकि अगर हम डिटेल में करेंगे तो उससे पहले हमें जो पैकेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट है और जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन हैप्पी कोडिंग।